Welcome to ITU Industrial Thermal Utilities फर्स्ट लेक्चर। पिछले वीक लेक्चर जो है वो नहीं हो सका था क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो टुडे आज जो है वो ऑफिशियली हमारा पहला लेक्चर है। तो जो पिछले जो 2 वीक्स में लेक्चर जो मिस हो चुके हैं उनको हम आगे 2-3 वीक्स के बाद जो है उनको मेकअप कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस कोर्स का कि ये कोर्स एक्चुअली है क्या और हमारा ऑब्जेक्टिव और फोकस इस कोर्स में क्या होगा। मुझे जो कोर्स आउटलाइन मिली है उसमें तो एक डेफिनेट फोकस है, कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा स्पेसिफिकली फोकस ऑफ द कोर्स के हिसाब से। तो वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करेंगे और एक बेस बनाएंगे कि हमने इस लेक्चर में आगे किस तरह से चलना है और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है। और एक बात तो ये कि दूसरी बात ये कि मैं टिपिकली जो है वो आई रियली लाइक इट कि स्टूडेंट्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो चीज़ ये है कि मैं लेक्चर जो है जिस तरह जो टिपिकली एक स्टाइल होता है, मैं लेक्चर लूँगा और उसमें फिर आप भी पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस करें और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं उसको उन क्वेश्चंस को आंसर करें ताकि जो है हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो लेक्चर को लेकर चल सकें। और अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे, जैसे आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो आप लोग इस तरह करते हैं, तो उस केस में फिर आई विल बी फोर्स्ड कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप पार्टिसिपेट करें। आई विल गिव यू असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस और वो प्रॉब्ली आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आई आस्क यू कि आप जब भी लेक्चर लें तो अच्छे तरीके से जो है ना पार्टिसिपेट करें और अच्छे क्वेश्चंस को जो है ना वो आंसर करें। तो मैं लेक्चर जो है स्लाइड को स्टार्ट करता हूँ मैं। Okay, so you guys can see my screen, right? Yes. Okay. So, of course, you know the name of the course is Industrial Thermal Utilities, and so आज हमारे पास इसका फर्स्ट लेक्चर है और हम इसमें I would call this lecture Introduction to ITUs. ITU stands for Industrial Thermal Utilities. My name is Muhammad Ali Shahbaz. तो देखते हैं आगे। सो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो मैंने 2008 में यूटी लाहौर से बीएससी की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर मैं आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम एचईसी और जर्मनी से मैंने अपनी मास्टर्स की और जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अ फोकस ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। 2016 में मैंने वो कंप्लीट की थी। 2016 से टिल नाउ आई एम पीएचडी स्टूडेंट। तो लास्ट ईयर मैं वापस आ गया था ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक और बाकी का काम फिर मैं यहाँ पे बैठ के कंप्लीट कर रहा हूँ, बट इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो आई थिंक विद इन दिस सेमेस्टर मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो भी जर्मनी से मैं कर रहा हूँ और ये मेरा टाइटल है एंडोस्कोपिक इमेजिंग टेक्निक फॉर इंटरनल कंबशन इंजन्स।
सो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी थर्मल साइड की है, तो मे बी आई डोंट नो मच अबाउट ऑल द थर्मल यूटिलिटीज़, लेकिन जो मेरी बैकग्राउंड है दैट इज स्ट्रिक्टली अबाउट द थर्मल साइड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये एक ये इट वाज वन ऑफ द रीज़न कि ये कोर्स मुझे दिया गया बिकॉज आई एम स्ट्रिक्टली एंड हार्ड कोर थर्मल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट। जी बेटा। मैं फारूक। सर आपने ये एमएससी 8 साल बाद क्यों कंप्लीट की है? क्योंकि एक्चुअली इससे पहले मैं यहाँ पे एमएससी कर रहा था तो वो मैं इनकम्प्लीट जो है वो छोड़ दिया, तो और चूंकि साथ में जॉब भी कर रहा था तो उसमें टाइम लगता है, 3-4 साल जो है वो, तो इनकम्प्लीट थी। फिर मैं जर्मनी चला गया 2013 में, तो वहाँ से 2013 से 2016 वहाँ पे मैंने फिर तकरीबन 3.25 साल में जो है ना मैंने एमएससी कंप्लीट की वहाँ से। तो एक नए सिरे से मैंने एमएससी स्टार्ट कर दी थी। इन द मीन टाइम मैं स्कॉलरशिप का भी वेट करता था, शायद आपको याद हो कि 2009 में जब मुशर्रफ गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी उसके बाद स्कॉलरशिप से बैन लग गया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप कोई नहीं आई थी, तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैं क्यों लेट किया। मैं भी अगर वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती तो मैं पहले चला आता और पहले ही इसमें ये मास्टर्स या वट कंप्लीट कर लेता। ठीक है। तो एनी हाउ मैं ये बता रहा था कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो हमेशा थर्मल साइंसेस के और थर्मल मशीन्स के इर्द गिर्द घूमती रही है, तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न मुझे ये कोर्स जो है वो असाइन किया गया था। ठीक है। तो ये हमारे पास कोर्स प्लान है। तो जो थर्सडे को ही है हमारा जो लेक्चर है वो 9 से 11 बजे तक जो है ना वो लेक्चर होगा, और 2 घंटे का है। इसमें हम थोड़ा सा जो है ना प्लस माइनस 10-15 मिनट कर लेंगे, बट इट डजेंट मैटर मच। लेकिन जो लैब है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। इट डजेंट हैव टू बी 3 आवर्स, लेकिन इससे शॉर्ट भी हो सकती है, इससे लंबी तो नहीं होगी, इससे शॉर्ट ही हो सकती है। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो डू दैट कि हम ये, क्योंकि ये स्लॉट पूरी की पूरी अवेलेबल है, हम ये भी कर सकते हैं कि 9 से 11 हम लेक्चर करें और उसके बाद 11 से 1 बजे तक हम लैब करके उसके बाद इसको फाइनल कर दें। इट्स ऑल अप टू यू कि ये जो टाइम है, ये अगर टाइम अगर आप चेंज करना चाहें तो इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। ठीक है। यस सर। व्हाट? यस सर, आई मीन ये टाइमिंग ठीक है या 11 से 1 कर ली जाए? 11 से 2 एक्चुअली। 11 से 2 ही सही है। हरियाणा से एक कर जुनेद लीजिए। से भी पूछें एक बार। ये सर हरियाणा 2 से 4 कर लीजिए। 2 से 4 नहीं बेटा, टाइम टेबल में 3 घंटे का लिखा है, तो एटलीस्ट आई हैव टू शो a 3 hour slot। सर वो या नमाज तो का टाइम होता है ना। बीच में आप चले जाया करें नमाज के लिए, जी सर। मतलब बीच में आप 15 मिनट की ब्रेक लेके नमाज पढ़ाया करें, इसमें कोई इशू नहीं है। किस तरह से सर 11 से 2 तक। चलो ठीक है, 11 से 2 कर लेते हैं। सी आर वट्स आई हैव टू टेक द वर्ड ऑफ सी आर। जुनेद। सर मैंने ही बताया। ठीक, चलें ठीक है, 11 से 2 जो है ना हम इसको कर लेते हैं। तो आज फिर ये जैसे लेक्चर ख़त्म होगा तो उसके बाद फ़ौरन बाद हम शुरू कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक जो है ना हम 9 से 11 लेक्चर और 11 से 2 जो है ना हम इसमें लैब जो है वो कर लिया करें। ठीक है। बीच में हम 2 से 3 क्विज़ लेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, और ठीक जो है ना मैं आपको 1 वीक पहले अनाउंस कर दिया करूँगा। और क्विज़ ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही होंगे, एडमोडो पे होंगे। और या अबाउट द क्विज़ेज़ एंड मे बी अगर हमारे मिड टर्म्स और फाइनल टर्म्स ऑनलाइन ही होते हैं तो आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर के प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कॉपी, बिकॉज हम as a faculty quite we are quite groomed now how to handle online quizzes and online exams।
तो अगर आप कुछ इस तरह से करते हैं, कॉपी शॉपी करते हैं, तो हमारे लिए वो पकड़ना इट हार्डली टेक्स अ मिनट कि हमें पता चल जाता है किसने कॉपी किया है और किसने नहीं किया। और जब स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी आती है, स्पेशली इन ऑनलाइन क्विजेस, तो वो स्ट्रेट अवे 0 मार्क पर चला आता है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट कोट कर देता हूँ। पिछले सेमेस्टर में जब थे एडमोटो पे मैंने क्विज लिया, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, विच इज़ योर राइट, इट्स फाइन। आप इट्स एन ओपन बुक एंड ऑनलाइन क्विज, यू हैव अ राइट टू गो ऑनलाइन फॉर हेल्प। लेकिन उसमें क्या किया उन्होंने, जस्ट एज इट इज़ एक डेफिनेशन कॉपी की, उसके बाद वो डेफिनेशन व्हाट्सएप पे चला दी। और व्हाट्सएप पे चलने के बाद आप तो चलो फिर थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं, वो 2 सेक्शन थे एंड देवर अबाउट 85 स्टूडेंट्स। 85 में से 45 स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने एक ही डेफिनेशन लिखी हुई थी, और जो बाकी के जो 45 थे ना, उन्होंने दूसरी एक डेफिनेशन लिखी हुई थी। मतलब कि एक ही डेफिनेशन किसी एक या दो बच्चों ने जो है देखी, उसके बाद सब ने वही कॉपी कर ली। दैट रिजल्टेड इन 0 मार्क फॉर द होल क्लास। तो ये चीज़ें कैच करना बहुत आसान है, और आपकी क्लास में तो वैसे ही बहुत आसान है। ट्राई ट्राई टू वर्क हार्ड। अगर कुछ चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है, कम एंड आस्क मी, वी विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। उसको हम जो है ना मिलजुल के इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बल्कि एक अच्छी एडवांटेज छोटी क्लास का ये भी है कि वी कैन वर्क इन अ मोर क्लोज एनवायरनमेंट। हम एक ज़्यादा फ्रेंडली माहौल में, जस्ट लाइक कॉलीग्स, हम एक इसको काम कर सकते हैं और एक दूसरे से जो है ना वो सीख सकते हैं। लेकिन इस तरह के अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो एनवायरनमेंट ख़राब होगा एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको लगता है कि या कोई चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है लेक्चर्स में, या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही कुछ मेरी मेथोडोलॉजी की वजह से, और आपको लगता है कि अगर कुछ मेथोडोलॉजी चेंज की जाए तो वो ज़्यादा एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू टेल मी। आई डोंट माइंड अगर आप लेक्चर में सबके सामने कहें कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लें, या आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके कहें या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहें। आई डोंट माइंड कि आप कोई भी जो है वो फीडबैक दें, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन ट्रबल मेकिंग कोई नहीं चलेगी। ट्रबल मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपने जस्ट प्रॉब्लम खड़ी करनी है। अगर आप ट्रबल मेकिंग करेंगे तो फिर उसके लिए वो उसका नुकसान आपको ही होगा, मुझे नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप एनी टाइम मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई ऐसी कम्युनिकेशन है इसके लिए ईमेल की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। दिन के टाइम आप किसी मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज से कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी मुझे कॉल ना की जाए। और बहुत ही अर्जेंट बात है रात के 9 बजे के बाद, तो उसके लिए पहले मैसेज मुझे कर लें, चेक कर लें कि टाइम अवेक एंड अवेलेबल। अगर मैं अवेलेबल हूँगा तो आई विल रिप्लाई, अगर का रिप्लाई नहीं आता दैट मीन्स कि आप कॉल ना करें। ठीक है, ऑफिस आवर्स से ये ऑफिस आवर्स वी कैन ऑफ कोर्स वी आर इन ऑनलाइन सेमेस्टर एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि द होल सेमेस्टर विल गो ऑनलाइन। ठीक है, वो मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि यार अच्छा चलो 30 अप्रैल तक, या उसके बाद फिर कह देंगे 15 मई तक, वट एवर। बट I think, and also the other faculty members, we think that the whole semester is going to be online. So we have to make the best of the available situation. तो एक प्रॉब्लम है उसके लिए, उसकी वजह से कुछ हमारे पास ड्रॉबैक आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, जैसे एक्चुअली ये आपके लिए एक कह लें कि एक ऑलरेडी एक ट्रेनिंग है, एक सिनेरियो। रियल लाइफ वर्ल्ड में कुछ सिनेरियोज आते हैं जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ जो आइडियल नहीं होती, तो यू हैव टू वर्क अराउंड दोज प्रॉब्लम्स एंड मेक द बेस्ट ऑफ फ्रॉम दैट सिचुएशन। ठीक है, तो उस केस में जो है ना, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं आप उनको यूज़ करते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आप दे सकें वो आप करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो ITUs है हमारे पास, जो हमें इस कोर्स में गिवन है, वो ये कुछ सैम्पल ITUs हैं जो कि हमने देखने हैं। बट ITUs आर नॉट लिमिटेड टू दीज। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप व्हाट is the definition of industrial thermal utility in your mind?
आपके जहन में इसका क्या आइडिया है कि ITU क्या होता है? एनीवन? और बेटा सीधा सीधा बोला करें, ये हाथ उठाने वाला काम जो मेरी क्लास में जरूरत नहीं है इसकी। सर कि जो हमें थर्मल पावर प्लांट्स में या थर्मल के लिए हमें जो ऑपरेटर्स यहाँ रिक्वायर्ड हैं, वो जैसे बॉयलर्स हैं या फिर फर्नेसेस हैं। यानी कि समथिंग रिलेटेड टू हीट, यस ये सर, आप या कहना तो चाह फिर रहे हमें हैं? किसी भी चीज़ को कोई हीट करनी हो तो उसमें हम यूज़ करेंगे, इंडस्ट्री में कोई भी ओके चीज़ हीट करनी हो। ओके, सर हीटिंग ऑल राइट, प्रोवाइड करने के all right, okay, so that you are partly right, partly wrong. अगर तो सिर्फ इंडस्ट्रियल थर्मल यूटिलिटीज का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हीट से है, then if can anyone explain me why we have this compressed air systems in the list of ITUs? यहाँ पे तो कोई हीट नहीं है, यहाँ पे तो हम कंप्रेस एयर जो है ना वो चला रहे हैं, तो why is this system in the list of ITUs? सर जब कंप्रेस करेंगे तो हीट तो बढ़ेगी। राइट, लेकिन हम वो हीट यूज तो नहीं कर रहे। तो कंप्रेस्ड एयर को हम सर ठंडा वो तो करके हम खाना वो चलाते हैं उसमें। यार वो ओवरऑल सिस्टम में तो काउंट करेगी ना सर। Maybe not. I haven't seen any compressed air system जहाँ पे जो हीट जनरेट हुई है उसको यूज करते हो, वो उसको हमेशा डिस्कार्ड ही कर देते हैं, बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं। Like I said, the definition that you guys told, that's partly correct. Partly कुछ थोड़ी सी जो है ना वो एक फाइन पॉइंट है जो बीच में मिसिंग है, और वो आई एम ट्राइंग टू टेक आउट दैट फाइन पॉइंट फ्रॉम यू। Anyone? No? अच्छा, नो तो सर। बात ये है बेटा कि पार्टली दैट इज करेक्ट, बॉयलर्स, फर्नेस, इंसुलेशन और फैक्ट्रीज, फैन एंड ब्लोअर्स, कूलिंग टावर्स, ये सारे की सारी चीज़ें समहाउ उसमें एक हीट का एलिमेंट आता है। लेकिन जब थर्मल यूटिलिटीज, जब थर्मल की हम बात करते हैं थर्मल में, तो थर्मल एक्चुअली इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हीट, इट एक्चुअली ऑल्सो कवर्स, आप ये कह सकते हैं कि थर्मल एक्चुअली डील्स दोज मशीन्स विच ओबे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइडियल गैस लॉज, स्टेट इक्वेशन, ये चीजें जिन मशीन्स में के बेसिक प्रिंसिपल में यूज होती हैं उनको हम थर्मल यूटिलिटीज कह सकते हैं। ठीक है, दैट एक्चुअली कवर्स मोर थिंग्स एज जस्ट हीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं तो फ्लूइड फ्लो में जितने भी आपके पाइपिंग मैकेनिज्म्स हैं उनमें हीट जो है वो एज सच नहीं कंसिडर की जाती, बट प्रेशर, फ्लो, वेलोसिटी, इंटरनल एनर्जी एंड नॉट इंटरनल एनर्जी बट उनकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जीज हैं जो कि बर्नौलीज इक्वेशन में आती हैं हमारे पास, तो वो सब के सब भी जो है ना थर्मल एनर्जी, थर्मल इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। ठीक है,
और चूंकि उसमें सिर्फ हीट एनर्जी की या फिर जो है ना वो इंटरनल एनर्जी की बात नहीं हो रही होती, उसमें आपके पास दूसरी जो टाइप ऑफ एनर्जीज हैं उनकी भी बात हो रही होती है। उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के आपस में इंटर रिलेशंस की भी बात होती है। तो इसीलिए उनको हम थर्मल एनर्जी के अम्ब्रेला के अंदर रखते हैं। और दैट इज वाई इन द इंडस्ट्रियल, इन द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल थर्मल यूटिलिटीज वी आल्सो हैव कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, बिकॉज कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में ठीक है हमने कंप्रेस किया उसको, जब भी किसी कंप्रेस करते हैं तो हीट जनरेट होती है, बट दैट हीट इज कम्प्लीटली यूजलेस। लेकिन जब हमने उसको कंप्रेस किया, हमने उसकी जो है ना वो उसकी एनर्जी जो है ना वो हमने फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एंड वी देन यूज इट फॉर अदर टू ड्राइव अदर सिस्टम्स एंड मे बी यूज इज एज जस्ट कंप्रेस्ड एयर। तो इसीलिए वो भी थर्मल यूटिलिटीज के अम्ब्रेला के अंदर आती है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें भी अगर आप सिर्फ हीट से बाहर निकल के देखें तो यू विल सी कि यू आर यूजिंग सम थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल इन दोज मशीन्स। बॉयलर्स में आप सिर्फ हीट नहीं जनरेट कर रहे, यू आर एक्चुअली यूजिंग थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, मे बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एनर्जी जो है ना वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो दैट इज द राइट वे टू लुक एट दीज मशीन्स, नॉट जस्ट कि आप हीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वेरी बेसिक, दैट इज वेरी बेसिक, ठीक है। यहाँ पे आप थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। बॉयलर्स में आप केमिकल एनर्जी को जो है वो उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्नेसेस में भी जो है ना और आप उसको स्टीम में जनरेट कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टीम में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू आर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल टू द स्पेसिफिक लेटेंट हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, ठीक है। फर्नेसेस में भी ऐसे ही है, इंसुलेशन और रिफ्रैक्टरीज में ऐसे है कि यू आर प्रिवेंटिंग that heat to transfer from one place to another, यानी कि हीट ट्रांसफर को आप जो है ना वो लिमिट कर रहे हैं इंसुलेशन और रिफ्रैक्टरीज में। दैट इज ऑल्सो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, ठीक है। उसमें हीट को आप जो है ना वो आप उसको लिमिट कर रहे हैं, बट एक्चुअली द प्रिंसिपल दैट यू आर यूजिंग इज और द सब्जेक्ट दैट यू आर डीलिंग विद इज हीट ट्रांसफर, नॉट द हीट। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में आपने तो एक जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम की कोरिलेशन को आपने यूज़ किया है, आपने उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, और उसको जो है ना फिर आप दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके एनर्जी ऑफ स्टेट जो है या जो गैस लॉज हैं, आइडियल गैस लॉज हैं, उनको आपने यूज़ किया। दैट्स ऑल्सो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। फैन एंड ब्लोअर्स में आप इसी तरह कर रहे हैं। अब फैन और ब्लोअर्स में आप सिर्फ आपने हीट को जो है वो रिड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर जो एक कन्फाइंड एरिया है, उस एरिया के अंदर जो हीट ऑलरेडी या इंटरनल एनर्जी जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, उसको आपने दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं यूज़ करना होता, बल्कि फैंस और ब्लोअर्स को आप जो है वो मैस ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब आपने कोई पाउडरी मैस या कोई दूसरा मैस आपने यूज़ करना है, आप उसको भी फैन और ब्लोअर्स के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी आप फैन एंड ब्लोअर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपली जो है ना वो एक जगह का एनवायरनमेंट जो है वो प्लेजेंट रखने के लिए फैन एंड ब्लोअर्स यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो नॉट जस्ट अबाउट द हीट, दैट इज मोर रिलेटेड टू द फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो वहाँ पे हम फ्लूइड की जो बर्नौलीज इक्वेशन है, दैट्स आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो हम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में आप एक सिस्टम से हीट जो है ना वो निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल आप यूज़ कर रहे हैं कि आप उसकी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एनी फ्लूइड फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे हम उसको जो है ना हम इसकी वजह से हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो दैट इज द वे हाउ यू लुक एट इंडस्ट्रियल थर्मल यूटिलिटीज। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो व्हाट अदर थिंग्स आप कौन सी दूसरी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं जब आप इस लिस्ट को देख रहे हैं आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन? कौन सी चीजें जो है वो अदर देन हीट, कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या
तो हाँ, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आपके ज़हन में आती है जब आप इस लिस्ट की तरफ देखते हैं, अदर देन हीट? एनीवन? जीरोथ लॉ सर, जी? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी। एनीथिंग एल्स? बेटा मेरे क्वेश्चंस के जवाब दिया करें, नहीं तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा। सर इसमें सर हमारे पास जैसे आपने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ हमारे पास एंट्रोपी आ जाती है, इंटरनल एनर्जी आ जाती है सर, इसी तरह की चीजें आ जाएंगी। एनीवन एल्स? सर एंथैल्पी भी आ जाएगी। जी। सर प्रेशर, वॉल्यूम। राइट। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सर। ये सिर्फ 2-3 ही हैं जो बोल रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? 06, नो पार्टिसिपेशन। अलाजिता, नो पार्टिसिपेशन। जीशान हैदर, नो पार्टिसिपेशन। क्लास यस सर। ज्वाइन करके सोए हुए हैं? नो सर। अच्छा, चलो, ये नहीं सोया, बाकी दोनों तो क्लास ज्वाइन करके सोए हुए हैं। चलो बहरहाल ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे जो है ना, वो आपने कोई भी ये जो ITUs की जब हम बात करेंगे तो ठीक है, हमारे पास कोर्स कंटेंट हैं, उनको हम देख लेंगे, उनको भी हम थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे। बट ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि हम प्राइमरीली फोकस करेंगे। इनमें से सब जो ITUs हैं उनमें एक एक को हम बारी बारी जो है ना वो स्टडी करेंगे, और इसमें 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम लाजमन देखेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में, इंट्रोडक्शन मीन्स कि उनकी बेसिक वर्किंग क्या है, नॉट बेसिक वर्किंग कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और बेसिक वर्किंग। बेसिक वर्किंग में जो है ना वो एक तो बेसिक इसका प्रिंसिपल आ जाएगा कि बॉयलर्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि हमने एक जो है वो एक फ्यूल को बर्न किया हमने, और वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हुई उस हीट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया वर्किंग फ्लूइड में। दैट इज़ वेरी बेसिक। उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, शेल एंड ट्यूब है, फिर ट्यूब बॉयलर है, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी वर्किंग में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो कैसे, उसको हम देखेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारी की सारी जो जितनी भी ये ITUs हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। हर एक ऑफ कोर्स डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं एफिशिएंसी के लिए, जो एक तो थियोरेटिकली हम एक एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला है इनपुट ओवर आउटपुट के, सॉरी आउटपुट ओवर इनपुट के, कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है और उसमें से कितनी जो डिजायर्ड एनर्जी हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिली है। ठीक है। जो जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट तो होती है, लेकिन उसमें से 30% या 40% फॉर एग्जांपल हमें उस फॉर्म में मिलती है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, तो वो एफिशिएंसी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं या इंजन, एक व्हीकल की एग्जांपल लेते हैं, तो व्हीकल में जितना भी फ्यूल बर्न हुआ है वो केमिकल एनर्जी जो ऑफ द फ्यूल हमने सप्लाई की, वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट तो हो जाएगी। कुछ होगी मैकेनिकल एनर्जी जो हमें अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक पावर, जिससे हम जो है ना वो मूव करेंगे या पावर प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे ही इन द फॉर्म ऑफ हॉट एग्जॉस्ट गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, कुछ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में आ जाएगी। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस तो होंगी, लेकिन इसमें से जो हमें जो चाहिए वो सिर्फ वो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और वो होती है 35 to 40% डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इंजन टेक्नोलॉजी। तो वो हमें सिर्फ वो डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जब हम टोटल इनपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी। इसी तरह जो ये सारे ITUs हैं, इन सब में जो डिजायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट है वो डिफरेंट होती है। तो वो डिजायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट या डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाई, वो एक बेसिक फार्मूला है
एफिशिएंसी का। लेकिन इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो हर चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। बेटा क्लास हो रही है, क्लास चल रही है 20 तक ब्रेक है जी। सॉरी अबाउट दैट। सो ये डिफरेंट ITUs होते हैं, इनमें डिफरेंट पैरामीटर्स एक थोड़े से कह लें कि एक कंसोलिडेटेड किस्म के आउटपुट एफिशिएंसी पैरामीटर्स जो है ना हमने बनाए होते हैं, तो जिनसे आप जो है ना वो जनरली आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो उसमें आपके पास EER होता है, ठीक है, एनर्जी इवैल्यूएशन रेशियो। तो वो उसकी रेंज होती है। अब वो फार्मूला उसके पीछे ठीक है भी जो भी चल रहा हो, लेकिन एवरी टाइम यू लुक एट कंपैरिजन शीट फॉर डिफरेंट एयर कंडीशनर्स, आपको जो है ना वो फार्मूला में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जेन में एक आइडिया होता है कि यार जो अच्छे AC है ना उनके EER जो है वो 7 to 10 की रेंज में होते हैं, लेट्स सपोज। तो वो एक ऑलरेडी एक कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस इवेल्युएटर हमने बनाया होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। हम उसको देख लेते हैं कि यार ये 7 to 8 की रेंज इसकी अच्छी होती है, और अगर ये जो हमारे पास प्रपोजल आ रहा है ये जो है ना वो EER जो है वो उसकी वैल्यू जो क्लेम कर रहे हैं वो 5 है। और ये हमेशा ऐसे होता है कि जो भी क्लेम करते हैं वो बहुत रेयर होता है कि सिस्टम उस एफिशिएंसी को अचीव करे, उससे थोड़ा सा नीचे ही होता है। जो हमेशा जो क्लेम की जाती हैं, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर्स क्लेम किए जाते हैं, वो उनमें हमेशा ये एक छोटा सा वो एस्टेरिक लगा के नीचे छोटे से फॉन्ट में जो चीज़ें लिखते हैं ना, उसमें ये होता है कि पर्टिकुलर कंडीशंस में, पर्टिकुलर फ्यूल के साथ और पर्टिकुलर जो है वो क्लोज एनवायरनमेंट में जो है ना ये एफिशिएंसी अचीव होगी। आप अपने फैक्ट्री के या इंडस्ट्री के फ्लोर पे इसको लगाएंगे तो इसको वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो वो अचीव नहीं होगी एफिशिएंसी। तो वो एक तरह से हर मोरल ऑफ द स्टोरी के एक कंसोलिडेटेड किस्म के परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर्स होते हैं हर डिफरेंट ITUs के लिए। तो उनको हम देखेंगे कि बॉयलर के लिए कौन सा इवैल्यूएटर यूज़ किया जाता है और उसका जो है ना बेसिक एफिशिएंसी के फार्मूला से क्या रिलेशन है, इसी तरह बाकी सब के लिए, ठीक है। अब एनर्जी एफिशिएंसी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के हर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं गिवन द रिसेंट सर्कमस्टांसेस। आप कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको जो बात आजकल करने को मिलती है वो एनर्जी एफिशिएंसी की मिलती है। हाँ, जितने भी आपके मशीनरी है, either it is related to thermal engineering, it is related to manufacturing और industrial, उसमें हमेशा जो बात की जाती है वो हमेशा एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जाती है कि कैसे जो है ना हम अपनी मशीनरी को, अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना सकें। दैट इज़ द हॉटेस्ट क्वेश्चन फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन दीज डेज। तो हर जो हम ITU जब हम देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इसमें एनर्जी जो कन्वेंशनल सिस्टम चल रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है वो अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती। उसको हम कैसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और एनर्जी मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं कौन सी, ताकि हमें पता हो हम कल को किसी इंडस्ट्री में जाएं वो